नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आईका स्टडी रूम में। मेरा नाम डेविड है। आज आप सब जानते हैं कि आज हमारे हिस्ट्री क्लास का चौथा दिन है और आज तारीख है 7। तो आज का हमारा जो क्लास है हिस्ट्री में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हालांकि मैंने कम लिया है, लेकिन कम लेने का मतलब सिर्फ यही है कि मैं कम पढ़ाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकूँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन कम लिए हैं। हो सकता है कि इतनी क्वेश्चन कम में और आपके समय ज़्यादा लग जाए, इसलिए मैं समय को कम करते हुए इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है कि किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। तो वो तो किया गया था, आपको पता ही है कि ये अकबर द्वारा किया गया था अनुवाद, लेकिन इसको डिटेल्स हम समझते हैं, देखते हैं। इसका डिटेल्स ये है, योग वशिष्ठ जिसे वशिष्ठ के योग के रूप में भी जाना जाता है, योग के रूप में भी जाना जाता है, पारंपरिक रूप से वाल्मीकि से संबंधित एक हिंदू आध्यात्मिक ग्रंथ। यह एक युवा राजकुमार राम को ऋषि वशिष्ठ एक प्रवचन का वर्णन करता है। राम को वशिष्ठ की शिक्षाओं की सामग्री अद्वैत वेदांत प्रकट दुनिया की भ्रामक प्रकृति और वेदांत की सिद्धांत से जुड़ी है। यह पुस्तक 11वीं और 14वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की है और इसे आमतौर पर संस्कृत महाभारत के बाद सबसे लंबे ग्रंथों और योग के महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में माना जाता है। अकबर के शासनकाल के दौरान निजामुद्दीन पानीपति द्वारा योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया गया। यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा इसे डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी था। तो वो अकबर द्वारा किया गया था यहाँ पे, अकबर शासनकाल के द्वारा, जब अकबर का शासनकाल था इसलिए तब किया गया था वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलादारन कहलाते थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि ये तो कहलाते थे ये, लेकिन आपको डिटेल्स कुछ जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस्लाम धार्मिक वर्ग कई महत्वपूर्ण समूह से बना था, अर्थात धर्मशास्त्री, तपस्वी, सैयद, पीर और उनके वंशज। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण धर्मशास्त्री के थे, जिनके कार्य और राज्य में स्थिति की चर्चा पहले की जा चुकी है। राज्य में न्यायिक और धार्मिक कार्यालयों पर कब्जा करने वाले धर्मशास्त्रियों को सामूहिक रूप से दफ्तर बंधन या पगड़ी पहनने वाले के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वे अपना आधारिक सिर पोशाक पगड़ी पहनते थे। सैयद एक नुकीली टोपी कुलाह पहनते थे और दिल्ली सल्तनत के दौरान उन्हें कुलादारन के नाम से जाना जाता था। सैयद को उनकी बेटी फातिमा के माध्यम से पैगंबर के वंशज होने का दावा किया गया था। मुस्लिम समाज में उनका विशेष सम्मान था, यहाँ तक कि तैमूर ने भी भारत में अपने आक्रमण के दौरान सैयद के जीवन की रक्षा की थी, हालांकि उनकी नीति सामान्य हत्या की थी। कुलादारन को भारतीय इतिहास के संदर्भ में सैयद के रूप में जाना जाता है। तो यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो आज के ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ये क्वेश्चन भी एक एग्जामिनर का
मूल होता है, जिस हिसाब से फंसाते हैं एग्जामिनर। देखो ये इस क्वेश्चन को कितने ढंग से डिजाइन किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। अब दूसरा देखते हैं, मुइज़ तुगलक के शासन में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु घाटी पार की थी। और तीसरा है, विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था। अब यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही और कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे ये देखना है। तो इम्पोर्टेंट सबसे पहले ये है कि क्योंकि आपका केवल वन ही जो है वो तो सही है, लेकिन समझना क्या है कि डिटेल से हम देखते हैं। इल्तुतमिश के शासन के दौरान चंगेज खान ने सिंधु घाटी तट के पास जलाल अल दीन को हराया। अंतः कथन एक सही है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान था। 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। उसने सिंधु नदी को पार किया और मुल्तान और पंजाब को तबाह कर दिया था। अंतः कथन 2 सही नहीं है। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय ने 1422 और 1446 ईस्वी के बीच शासन किया था। वास्को डी गामा ने 1498 में केरल के तट पर पहुंचा था। इसलिए कथन 3 भी सही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चौथा क्वेश्चन जो आपका भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही और कौन सा सही नहीं, मतलब ये भी देखो उसी तरह के क्वेश्चन है। हैदराबाद राज्य में आरकोट की निजामत का उदय हुआ। दूसरा है, विजयनगर साम्राज्य के मैसूर राज्य का उदय हुआ। तीसरा है, रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकार राज्य क्षेत्र से हुआ है। अब यहाँ पे देखो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर का मतलब आपका यही है कि जो सही उत्तर है केवल दो जो आपका है यही सही उत्तर है, बाकी हम डिटेल्स में देखते हैं। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य के पतन होने के बाद आरकोट का निजाम एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। यह हैदराबाद राज्य के लिए एक संरक्षित क्षेत्र था, लेकिन यह इससे बाहर नहीं निकलता। अंतः कथन एक सही नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, मैसूर साम्राज्य वाडियार वंश तहत जो ये है मैसूर साम्राज्य वाडियार वंश के तहत एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा, जो शुरू में विजयनगर साम्राज्य के एक जागीरदार के रूप में कार्य करता था। अंतः कथन 2 भी क्या है, सही है। अंतः कथन 2 क्या है, सही है। अब यहाँ देखते हैं, सन 1721 में मुगल साम्राज्य के पतन। सन 1721 में, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, सन 1721 में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ आधुनिक जिलों रामपुर, बरेली आदि रुहेलखंड राज्य का उदय हुआ। अहमद शाह दुर्रानी ने सन 1748 में भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। अंतः कथन 3 भी सही नहीं है, क्योंकि वो 2 था, 2 सही है, बाकी सारे गलत हैं 2। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम देखते हैं, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है। ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये भी फंसाने वाला क्वेश्चन है। फंसाने वाला क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये देखो सही ये वाला है, परगना सरकार सूबा।
यही आपका सही क्वेश्चन है, परगना सरकार सूबा। थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं हम। देखो ये है कि मुगल साम्राज्य अनिवार्य रूप से सैन्य प्रकृति का था, जहां सम्राट का शब्द कानून था, जहां सम्राट का शब्द कानून था। प्रशासनिक जो संरचना अत्यधिक केंद्रीकृत थी, जैसा कि इरफान हबीब, अतहर अली आदि इतिहासकारों द्वारा देखा गया था। मुगल साम्राज्य सूबा के विभाजित मुगल साम्राज्य सूबा में विभाजित था। सूबा को आगे सरकार में भी विभाजित किया गया था और सरकार आगे परगना, मतलब यहाँ की देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सरकार आगे परगना में विभाजित किया गया था। परगना के अधीन कई गांव हुआ करते थे। परगना के अधीन कई गांव हुआ करते थे। थोड़े से क्वेश्चन घुमा के है, तो आप अगर 2 बार इसको वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। आपका क्वेश्चन क्या है, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, प्रांतक द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल वंश जो है ये पाल वंश की स्थापना। ये जो मॉडल, ये फंसाने वाला क्वेश्चन आपको समझना इसमें से ये देखो आपका सही क्वेश्चन ये हो जाएगा 2413। ये देखो सही, आप डिटेल आपको दिखाते हैं, डिटेल आपको बताते हैं। करीब 15वीं शताब्दी के दौरान एक प्रसिद्ध कवि और समाज सुधारक थे। उनके लेखन की भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया। लेखन की जो उनकी भक्ति थी वो आंदोलन को प्रभावित किया। वह धार्मिक भेदभाव के खिलाफ थे और सभी धर्मों को एक सर्वोच्च शक्ति उपस्थिति का प्रचार किया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका, प्रचार किया ये। अब यहाँ से हम देखते हैं, उन्होंने एक धार्मिक समुदाय की स्थापना की जिसे कबीर पंथ के नाम से जाना जाता है। अभी जो लोग कबीर पंथ की जो भक्तियां लेते हैं, जो इन्हीं के द्वारा किया गया था और उनके अनुयायियों को कबीर पंथियों के रूप में जाना जाता है। वह अपने गुरु संत स्वामी रामानंद से बहुत प्रभावित थे। उनकी रचनाएं मुख्य जो सखी ग्रंथ, अनुग्रह सागर, बीजक कबीर ग्रंथावली इत्यादि, इसलिए कथन जो एक है सही नहीं है। पृष्ठ भक्ति भगवान की कृपा है और 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। ये वल्लभाचार्य के दर्शन को पुष्टि मार्ग का अनुग्रह मार्ग के रूप में जाना जाता है, इसीलिए कथन 2 सही नहीं है। अब हम देखते हैं ये वाला, प्रवाह पुष्टि भक्तिता सांसारिक जीवन लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए जागरूकता के साथ आगे बढ़ना। जो भगवान को प्राप्त करने के लिए जागरूकता के साथ आगे बढ़ना। मर्यादा पुष्टि भक्तिता संसार से हटकर स्वयं को ईश्वर में समर्पित कर देना। पुष्टि भक्तिता भगवान की कृपा का आनंद लेना और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना। सुधा पुष्टि भक्ति स्वयं को भगवान के गायन का और स्तुति के लिए समर्पित करना। ये जो आपका ये है
इसमें आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं एक थोड़ा सा और है, माधवाचार्य। माधवाचार्य कर्नाटक के एक वैष्णव ब्राह्मण थे। वे द्वैत साहित्य और उपनिषद के प्रतिपादक थे। उन्होंने वेदांत और द्वैत विचारधारा की स्थापना की। उन्होंने वेदांत और द्वैत और विचारधारा की स्थापना की और दर्शन को तत्ववेद कहा। दर्शन को तत्ववेद कहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो ये है मोटुपल्ली। आपका क्वेश्चन क्या है, मोटुपल्ली। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। मोटुपल्ली काकतीय लोगों का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह था। व्यापारिक क्या था, बंदरगाह था। ये मार्को पोलो सिद्धांत वेनिस यात्री थे। वेनिस यात्री ने इस बंदरगाह के माध्यम से काकतीय साम्राज्य का दौरा किया और अपने यात्रा वृत्तांत में आंध्र प्रदेश समृद्धि और शक्ति के बारे में लिखा। मछलीपट्टनम बंदरगाह गोलकुंडा साम्राज्य के प्रमुख बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। ये जो आपका सिंपल सा, आप बिल्कुल इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका मैंने 9 क्वेश्चन से ही लिए थे, इसलिए क्योंकि समय ज़्यादा हो जाता और आपको भी थोड़ा सा बोरिंग महसूस होता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन कम लिए और डिटेल्स इसलिए समझाने की कोशिश मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा हूँ। निम्नलिखित विदेशियों यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदान सॉरी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदान की विस्तारित रूप से चर्चा की? तो वो चर्चा किया था जॉन बेप्टिस्ट और ट्वेनियर ने। तो ये आपका ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका ये भी सही हो जाएगा। थोड़ा पढ़ते हैं डिटेल्स हम। जॉन बैप्टिस्ट या ट्वेनियर 1689 के प्रसिद्ध 17वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रत्न व्यापारी और यात्री थे। ट्वेनियर एक निजी व्यक्ति और व्यापारी अपने स्वयं व्यय पर यात्रा किया। उन्होंने अपने स्वयं के खाते से 1630 और 1668 के बीच फारस और भारत के लिए 6 यात्राएं करने में 60,000 लोगों को कवर किया। ट्वेनियर को 1666 की खोज या 116 कैरेट के ट्वेनियर ब्लू डायमंड की खरीद के लिए जाना जाता है। उन्होंने भारत के हीरे और हीरो की खदान के बारे में विस्तार से चर्चा की। तो वही किए थे अभी आपने क्या, किसने विस्तार से चर्चा की? जॉन द थेवेनो 1626 पहले फ्रांसीसी यात्रियों में से एक जिन्होंने अपनी पुस्तक रेमोंस्ट्रेंट्री में इंडिगो की खेती और इसकी खेती के विस्तार का वर्णन किया। फ्रांसवो वेर्नियस 1656 से 58 उनकी पुस्तक ट्रैवल्स इन
ट्रेवल्स इन मुगल्स एम्पायर ने किसानों का जीवन में उनकी दयनीय स्थिति नगरों यानी कि उद्योगों, ग्रामीण इलाकों में जीवन और शहरी संस्कृति और सबसे बढ़कर भारत के प्रमुख निर्माता उल्लेख किया। एबे कारे भी एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे जिन्होंने 1672 और 1674 के बीच मुगल भारत का दौरा किया और भारत निकट पूर्व द ट्रेवल्स ऑफ एबे कार में अपनी जानकारी लेखांकित की। उन्होंने बंदरगाह शहरों और नवीन गठित फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका के बारे में भी लिखा। तो ये आज का आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। तो कल से हमारी क्वेश्चन जो भी होगी वो बिल्कुल सही से होगी। तो आपसे आज से निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम कल नेक्स्ट क्लास में 8 तारीख को इसी समय। आज वैसे संडे था, मेरा पढ़ाने का मन भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ा देते हैं। किसी की मतलब विश्वास के साथ मैंने वो घात करने की कोशिश नहीं की। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि मतलब मेरा शुरुआती दौर है तो इसलिए मैं थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, पढ़ाने की कोशिश